संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में मंच पर विराज रहे, जिनकी बदौलत ये ऐतिहासिक आयोजन हो पा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से पधारे हमारे अभिभावक, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय देवनानी साहब, माननीय सभापति महोदय, सचिव साहब और मेरे सामने विराज रहे तीनों प्रदेशों के भविष्य निर्माता, आप सभी को मेरा प्रणाम इसलिए क्योंकि मैं आप सभी से आयु में छोटा हूँ। जब मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम आयु के विधायक कितनी उम्र के हैं, तो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 32 साल के हैं। तो मुझे लगा कि 25 साल की उम्र में प्रदेश की और विशेषकर शिव की देवतुल्य जनता ने मुझे प्रदेश का सबसे बड़ा जो पंचायत है, सबसे बड़ी जो पंचायत है, वो देखने का मुझे मौका मिला, सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिला। मैं उसके लिए शिव की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से आता हूँ। आप सभी की रक्षा हम लोग करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जहां से ड्रोन आए, वहां पे खुली छाती पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए जहां के लोग थे, मैं उस क्षेत्र से आता हूं। हो सकता है कि वहां पे तमाम मूलभूत सुविधाएं तो नहीं होगी, पर वो लोग बड़े मजबूत लोग हैं। आप विचार करें कि मुझ जैसा साधारण परिवार का एक युवा, जिसकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, मेरे परिवार का कोई बड़ा नाम नहीं है, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में 2019 में छात्र राजनीति के माध्यम से, छात्र संघ चुनाव की बात हो रही थी, छात्र राजनीति के माध्यम से मैंने शुरुआत की थी। संयोग ऐसे रहे कि 2019 के उस दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारा हाथ नहीं थामा। विश्वविद्यालय के इतिहास में, 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। और वो जो 3 साल छात्र संघ चुनाव के थे, छात्र संघ कार्यकाल के थे, उन 3 सालों में लोकतंत्र को हमने समझा। ये तमाम लोग चाहते क्या है, ये जनता क्या चाहती है? ये चाहते हैं कि हमारी बात हमारे बीच में से निकल के कोई आगे जाके कहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर वही स्थितियां बनी। स्थितियां बनने के कई सारे कारण रहते हैं। पुनः मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का मौका मिला और शिव विधानसभा जो 200 किलोमीटर लंबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती हुई है। कहा जाता है कि साहब यहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी वहां के लोग, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों ने मिलकर इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय सबसे कम उम्र के युवा पर भरोसा जता के उसे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। अब कुल मिला के अगर नटसेल में बात करें तो आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आज के समय में कोई किसी को राजनीति में जगह नहीं देगा। आपको जगह खुद बनानी पड़ेगी, मेहनत के बलबूते पे बनानी पड़ेगी। आप सब जो मेरे सामने विराज रहे हैं, लगभग 70 के आसपास माननीय सदस्य हैं, आप सभी ने मेहनत की। आप अपनी मेहनत के बलबूते पे बैठे, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर क्या वो तमाम काम आप कर पा रहे हैं जिसके लिए आप आए? आप एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने मेरे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने कानून बनाए हैं, लेजिस्लेटर बनाए हैं? एक प्राइवेट बिल भी अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो बताएं। आप नहीं कर रहे हैं। हम ठीक है, आते हैं वहां पे 4 शिकायतें लेके आते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या ऐसे विकसित भारत बनाएंगे हम? नहीं बन पाएगी। पढ़ना होगा हमें। बड़ी सही बात कही। आज के समय में हमें सरपंच तो पढ़े लिखे चाहिए, पर विधायक साहब अनपढ़ चाहिए। कैसे हो पाएगा विकास? 1947 में देश जो आजाद हुआ, 2047 तक जिसे विकसित होना है, वो
उन तमाम जनप्रतिनिधियों के भरोसे कैसे आगे बढ़ पाएगा? द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ द डेमोक्रेसी इज ब्यूरोक्रेसी। मैं पूरे तरीके से सहमत हूं। यह लाइन जिसने भी लिखी है पूरे तरीके से सही लिखी है। आज के समय में तमाम जो जनप्रतिनिधि बड़े दुर्भाग्य के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सिर्फ रबड़ स्टाम्प बन चुके। हमें पढ़ना होगा। आप जब यहां पे हाउस में खड़े होकर बोल रहे हैं तब एक बार के लिए उस अधिकारी दीर्घा में चर्चाओं का विषय बनना चाहिए कि आज माननीय सदस्य क्या बोलेंगे। वो तब ही हो पाएगा जब हमें नॉलेज होगी उसकी। हम विकसित भारत की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से बनना चाहिए। विकसित भारत किसके लिए? हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी होगी? आपकी, हमारी। कैसे होगी? अभी चर्चा चल रही थी, मैं सुन रहा था। मैं लिख के तो बहुत कुछ लाया हूं पर वो नहीं पढ़ूंगा। हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब शिक्षा को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे साहब शिक्षा को आगे? बताएं, क्या विजन है? हर बजट में शिक्षा को लेके लाखों करोड़ों रुपए जो है वो अनाउंस होते हैं, धरातल पे जाते हैं। एक स्कूल गिरती है, दूसरी बनती है, कोई कर्मोन्नत होती है। क्या इससे बन पाएगी? पिछले बजट के पिछले जो सत्र में राजस्थान की विधानसभा में मैंने माननीय स्पीकर साहब के सामने, अध्यक्ष महोदय के सामने एक बात रखी कि क्यों ना आप ऐसा बिल लाएं कि तमाम जो भी यहां पे बैठे जनप्रतिनिधि हैं, इनके जो बेटे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो सरकारी स्कूल में पढ़े। आप लाइए ना नियम, कौन रोक रहा है? आप भी मांग कीजिए। छत्तीसगढ़ से तमाम जितने भी माननीय सदस्य आए, मैं उनसे कहूंगा आप भी मांग करें। मध्य प्रदेश में भी मांग करें। भारत विकसित करना है ना, हम सभी मिलकर करेंगे। क्यों गरीब का बेटा ही सरकारी स्कूल में जाए? हमारे बेटे भी पढ़ेंगे। आज यहां पे जितने भी माननीय सदस्य बैठे, मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा कि कितने माननीय सदस्य हैं जो अपनी गांव की स्कूल को जाके देखते होंगे कि कितने टीचर समय पे आते हैं, कितने नहीं आते। बस गिनती के लोगों को। हमें उन तमाम युवाओं को तैयार करने की जरूरत है। मैंने छात्र संघ चुनाव की बात की, छात्र राजनीति की बात की। नए युवाओं को आगे लाना है। आज के समय में जब युवाओं के सामने बात करते हैं कि साहब राजनीति में आओ, तो कहते हैं नहीं 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 साहब, राजनीति हमारे काम की चीज नहीं है। तो साहब हम जब आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो हमारे इस देश को मजबूत नेतृत्व, मजबूत प्रतिनिधित्व कैसे मिल पाएगा? जरूरी है कि हम तमाम उन युवाओं को राजनीति में लाएं। मैं कई बार जब युवाओं से बात करता हूं, पूछता हूं कि साहब राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हो, तो कहते हैं नहीं नहीं साहब, राजनीति जो है वो बड़ी गंदी चीज है। साहब ये वो नदी है जो पूरे समाज की प्यास बुझाती है। जरूरी है कि आज के समय में युवा इस नदी में उतर के इस नदी की सफाई करे और मजबूती के साथ में देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका जो है वो सशक्त करे। साथ ही साथ युवाओं की चर्चा चल रही थी, विकसित भारत की चर्चा चल रही थी। मैं कई सारी चीजें लिख के ले आया था। मैं वो भी कहना चाहूंगा कि हमें संकल्प लेना होगा कि विकसित भारत बने कैसे। हमें विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, तब जाके विकसित भारत होगा। हम युवाओं को स्टार्टअप और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम कितने युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि स्टार्टअप करो? हम कहते हैं कि साहब 8,000 की 10,000 की जॉब कर लो भाई। कोई अगर स्टार्टअप लेके आता है तो कहते हैं कि साहब नहीं नहीं नहीं, ये कोई चलता है क्या? हमने कभी मोटिवेट किया उनको? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी अरावली की चर्चा चल रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में खेजड़ी का मूवमेंट जो हमने शुरू किया, आज जन आंदोलन बन चुका है। पूरा राजस्थान एकजुट है। हमारे पर्यावरण और विकास के बीच में हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। हम वंचित जनजाति और पिछड़े समुदाय की आवाज बने। क्या वाकई आज के समय में जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, उनकी आवाज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों तक आ पा रही है? क्या आज पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसकी आवाज यहां तक आ पा रही है? कौन सुनेगा साहब? आज के समय में अमूमन कहा जाता है कि साहब जो माननीय सदस्य बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद में जनता के बीच नहीं आते। लोग कहते हैं अमूमन, मैं एक आखिरी कि साहब उनसे जुड़ाव कम हो जाता है। मेरा निवेदन है, मैं आप सभी से उम्र में छोटा हूं, मेरा निवेदन है कि आप जो दिनचर्या पहले करते थे आगे भी उसी तरीके से करें। हम यूनिवर्सिटी से निकले हैं, हमने चाय के ढाबों से राजनीति शुरू की थी, आज भी वहीं बैठते हैं।
जिसकी बदौलत जिंदा है। मेरा निवेदन कि अपनी जड़ों को हम सब मजबूत रखें, आम जनता की बात करें, उनकी पीड़ा को समझें। देश को आगे बढ़ाने में हम सभी की एक जिम्मेदारी और एक हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसके लिए निश्चित रूप से हम सभी को काम करने की जरूरत है। मैं पुनः माननीय स्पीकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें समय दिया, बुलाया, इतना लाड कोड दिनों। और राजस्थान रो हाँ तो आप सब इन्वाइट भी करा कि आप हमारे राजस्थान आओ, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर माथे आओ, बाड़मेर और जैसलमेर दौरा में था ना बता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।